ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाया मैंने, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, जो कि फर्स्ट पेज पे चैप्टर नंबर 9 के। उसके बाद स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। दीज आर द डेफिनेशंस जो कि आपने सिंपली प्रिपेयर कर लेनी है। हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट प्लस इसका जो सिंटैक्स है वो आपको बताते जाता हूँ। वेरिएबल क्या है, नेम्ड मेमोरी सेल है, मेमोरी लोकेशन है जिसकी जो मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ऐसी क्वांटिटीज उस वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, 8 रूल आपने पढ़े थे कि वेरिएबल का नाम जो है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से नहीं हो सकता। नंबर 2 पे फर्स्ट लेटर मस्ट बी, सॉरी, वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर भी आ सकता है, अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, डिजिट भी आ सकता है नाम के अंदर। उसके बाद वेरिएबल जो है वो स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता वेरिएबल के तौर पे, वाइट स्पेसेस इस्तेमाल नहीं की जा सकती वेरिएबल में। उसके बाद वेरिएबल की मैक्सिमम लेंथ जो है वो 31 कैरेक्टर तक हो सकती है, उससे ज़्यादा कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। उसके बाद एक वेरिएबल एक ही टाइप का हो सकता है, मल्टीपल टाइप उसके असाइन करेंगे तो वो एरर आएगा। अपर केस के लेटर हो सकते हैं वेरिएबल में, स्मॉल लोअर केस के लेटर भी आप रख सकते हैं, वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे फिर आइडेंटिफायर जो है वो कोई भी नाम जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, आइडेंटिफाई करेगा किसी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। उसमें पढ़ा था हमने कि रिप्रेजेंट कांस्टेंट हो सकता है, किसी ना कांस्टेंट का नाम, किसी वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप का नाम, किसी फंक्शन का या किसी लेबल का जो नाम होता है जो उसे रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। दो मेन टाइप्स हैं जो बिल्ट इन बने बनाए आइडेंटिफायर्स हैं, लैंग्वेज में बना के दिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। और जो यूज़र ने खुद से डिज़ाइन किया, लाइक मेमोरी हम खुद से इस्तेमाल करते हैं, इंटीजर ए लिखते हैं तो ए मेमोरी में जगह ले लेता है, उस मेमोरी बॉक्स का नाम ए रख दिया जाता है। आगे कांस्टेंट पाई हमने बनाया था, पी आई पाई, उसमें भी वेरिएबल जो कांस्टेंट है उसका नाम कोई ना कोई रख रहे होते हैं। तो जो इस्तेमाल खुद से करता है प्रोग्रामर, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड। और जो कि जी, आइडेंटिफायर की हम बात करें, आइडेंटिफायर जो यूज़र डिफाइंड भी हो सकता है और बिल्ट इन भी हो सकता है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो बने बनाए, लाइक प्रिंट एफ है, इन डेटा टाइप है, उसके बाद फ्लोट हो सकता है, उसके बाद आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर क्या होते हैं, किसी वेरिएबल का नाम, किसी कांस्टेंट का नाम, किसी फंक्शन का नाम। ये पूरा बॉक्स आपने प्रिपेयर करना होता है। सबसे पहले ये बॉक्स पे फोकस करना है। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लिया, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की डेफिनेशन है, साथ में उसके रूल्स हैं। और नंबर नेक्स्ट पे आइडेंटिफायर की डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को अलग से याद करना है, इसकी एग्जांपल के साथ प्रिंट एफ स्कैन एफ था। उसके बाद यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, कोई भी वेरिएबल का नाम बता दें, लाइक पाई आपने रखा कांस्टेंट, उसके बाद वेरिएबल ए बी एक्स मार्क्स एज। और रिजर्व वर्ड कीवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, रिजर्व वर्ड का है, कीवर्ड का, ऐसे अल्फाज जिनकी वैल्यू जिसकी चेंज नहीं कर सकते, प्री डिफाइंड मीनिंग और पर्पस होता है, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, इसको मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ आपको वाइट बोर्ड पे। व्हाट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन? जी, डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। सपोज कर लें आपने इंट एक्स लिखा, ये कौन सी स्टेटमेंट है, मैं आगे कमेंट कर रहा हूँ, दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। जी, इस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहेंगे। उसके बाद अगर हम इस तरह लिखते हैं x इज इक्वल टू 12, तो 12 हम असाइन कर रहे हैं x की मेमोरी में, इट मीन्स के दिस इज असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर यही काम हम दोबारा से करते हैं, सपोज ये दोनों काम आप एक ही लाइन में कर देते हैं, लेट्स से int there is a data type, x is a variable name और equal to 12, तो इस अमल को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह से आपने याद करना है। और इसमें गार्बेज का कॉन्सेप्ट भी है जी, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन या वेरिएबल
वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू, वैल्यू असाइन करने का अमल है जी। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू, वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है। ये देखें किस में? टू अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल में एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब वो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा था, साथ उसकी डेटा टाइप बताई जा रही है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और नेम ऑफ द वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड और वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा वैल्यू असाइन करने के लिए। उसके बाद इसी के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जी गार्बेज वैल्यू का। तो गार्बेज वैल्यू क्या है? जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो आपने पढ़ा कि वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस मिलती है, मेमोरी में उसके लिए एक बॉक्स बन जाता है जहाँ पे वो अपना डेटा स्टोर कर सकता है। लेकिन जब उसमें अगर हम वैल्यू स्टोर नहीं करते, अगर वेरिएबल को सिंपल डिक्लेयर किया हुआ है, तो उस बॉक्स के अंदर कोई ना कोई अननोन वैल्यू पड़ी होगी। लेट से अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, उसका नाम x है, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आपके सामने है, और यहाँ पे इसको बॉक्स मिल गया मेमोरी में सपोज, और जो भी अननोन वैल्यू यहाँ पे पड़ी होगी इसके अंदर, ऑलरेडी मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ होगा ऑलरेडी, दैट इज़ कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। और डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वो ज़रा नोट कर लें अगर आपने पहले इसको नहीं पढ़ा तो। जी, व्हेन a variable is declared, the memory location may already contain some data that is meaningless for the program. This meaningless data is called garbage value, or it may produce unexpected results. कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? गार्बेज वैल्यू का। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है फिर वेरिएबल पेपर्स के अंदर। तो गार्बेज वैल्यू क्या है? जब एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसको मेमोरी में बॉक्स मिलेगा, मेमोरी में जगह मिलेगी, अगर अननोन वैल्यू उसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो अभी हमने असाइन खुद से नहीं की, पहले से पड़ी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से क्या मुराद है? एक स्टेटमेंट में छोटी सी लिख रहा हूँ जो ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके हैं। लेट से आपने यहाँ पे किया है ऑपरेशन लिखा है एस इज़ इक्वल टू एस प्लस ए, ये लूप के अंदर हम इस्तेमाल कर चुके हैं सीरीज़ ऑफ नंबर को ऐड करने के लिए। तो हमने पढ़ा कि पहले असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है उसके राइट साइड वाली चीज़ एवेल्यूएट की जाती है, उसके बाद डाटा स्टोर किया जाता है। तो ए सपोज हमारा लूप वेरिएबल होगा, वहाँ से वन ऊपर से आएगा, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ पड़ा होगा, वो ए में ऐड हो जाएगा। हम सीरीज़ ऐड करना चाह रहे हैं 1 to 5, 1 to 10, तो पहले कुछ अननोन वैल्यू हमारे वन जो ऊपर से आएगा लूप में से, वो उसमें ऐड कर दी जाएगी और वो आके एस में स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर हम इससे बचना चाह रहे हैं तो हमने पढ़ा था कि हम एस में क्या स्टोर करते हैं, स्टार्ट पे इंटीजर एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको ज़ीरो से इनिशलाइज कर देते हैं ताकि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट जो ज़ीरो है वो हमें हेल्पफुल हो जाए, और इसमें अगर ज़ीरो ऐड कर देंगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गार्बेज से बचने के लिए वेरिएबल्स को इनिशलाइज करना पड़ता है स्टार्ट पे। अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऐड होके एस में चले जाएंगे और वो दोबारा हमारा आउटपुट गलत आएगा। जी, दोबारा मूव करते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर, और ये देखें यहाँ पे हमने डिवीजन किया है चैप्टर नंबर 9 की। पहला बॉक्स आपने पहले दिन में तैयार कर लेना है, अच्छा सा आपका लेक्चर तैयार हो जाएगा।
वेरिएबल की डेफिनेशन तैयार करें, उसके बाद 6 रूल्स उसके करें। और इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेरिएबल की एड्रेस से क्या मुराद है, उसके बाद वेरिएबल के अंदर कंटेंट से क्या मुराद है। जो चीज़ वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाती है उसकी मेमोरी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल। और जो वेरिएबल का नाम होता है वो मेमोरी सेल को आइडेंटिफाई करता है और उसका आइडेंटिफायर होता है। उसके बाद एड्रेस, रैम के अंदर उसको कहाँ पे जगह मिलती है, हर वेरिएबल को कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो ये 3 चीज़ें भी आपने इसके साथ याद करनी है। रूल्स कर लेने आपने 7 8, 3 रूल भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आए हुए हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर की डेफिनेशन आपने करनी है। आइडेंटिफायर, उसके बाद आइडेंटिफायर की 2 टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड की डेफिनेशन आपने करनी है विद एग्जांपल। इंटीजर कीवर्ड है, उसके बाद फॉर है, उसके बाद वॉइड है। दीज आर द कीवर्ड्स। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर और उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इसके साथ गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, ये बॉक्स आप एक दिन में तैयार करें और आपका अच्छा सा चैप्टर नंबर 9 तैयार होएगा। सेकेंड डे में आपने क्या करना है, वेरिएबल डेक्लेरेशन को याद कर लेना है, उसके बाद विद एग्जांपल। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन है वो आपने लाजमी करनी है। वो मैं आपको लिख देता हूँ। असाइनमेंट स्टेटमेंट या असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। उसके बाद एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन आना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अरिथमेटिक और रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और डिफरेंस बिटवीन एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। ये सारा असाइनमेंट से रिलेटेड ही है। एल वैल्यू आर वैल्यू भी असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर या असाइनमेंट स्टेटमेंट में आता है। एक्सप्रेशन और डेटा टाइप एक्सप्रेशन एक जैसे हैं। ऑपरेटर्स यहाँ पे अरिथमेटिक एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होगा, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन से मुताल्लिक़ तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है। असाइनमेंट स्टेटमेंट और एल वैल्यू आर वैल्यू एक जैसे हैं या मिलते जुलते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, और इसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन आई है, वाई सी इज़ अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। अक्सर ये 2 दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है लाहौर बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसको मैं आपको पहले डिफ़ाइन कर देता हूँ, बाकी उसके बाद आगे चलते हैं फिर। रोल नंबर स्टूडेंट्स अपने आते ही शेयर कर दिया करें ताकि आपकी अटेंडेंस जो है ना वो हो जाए। 26, 19, 09, 41, 24, 51। जी 26 है, 19 है और 24 है। 26, 19, अभी कोई अगर रह गया तो वो मैसेज कर दे। 09 हो गया, 24, 51, 41, 09, 26, 19। जी पोर्शन 2 की हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। स्क्रीन हम चेंज कर रहे हैं जी। सबसे पहले इसको सेव कर लें और नेक्स्ट अगली स्क्रीन ओपन कर लेते हैं अगले मॉड्यूल के लिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, इंटीजर आपने लिखा, उसके बाद आपने लिखा x, दिस लाइन इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद float फ्लोट आपने लिखा। उसके बाद लिखा avg, एवरेज का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक। दिस इज सेकेंड असाइनमेंट स्टेटमेंट और सॉरी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद chr 4 और g के नाम से आपने ग्रेड का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ये सारी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। और मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन द सिंगल लाइन ऑफ द सेम डेटा टाइप लाइक a कॉमा b, उसके बाद कॉमा c और लास्ट पे सेमीकोलन। इस तरह भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप कैन बी डिक्लेयर्ड इन द सिंगल लाइन और सिंगल स्टेटमेंट, और इन दिस केस द वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाइन के एंड पे, स्टेटमेंट के एंड पे आना है जी। ये स्टेट कॉन्सेप्ट है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का। उसके बाद वाई सी द स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। अब ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज इन द प्रोग्राम। जितने भी वेरिएबल अगर आपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने हैं उनको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंपाइलर एरर जनरेट करेगा अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे। सी स्ट्रांगली टाइप से क्या मुराद है कि हर वेरिएबल की टाइप बताना पड़ेगी बिफोर यूज इन द प्रोग्राम। ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड before using the program, otherwise compiler will generate an error message that will be syntax error.
उसके बाद है जी नंबर नेक्स्ट पे, इसका सिंटैक्स भी आपने देख लिया, एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की तो वो क्या होगा। सपोज कर लें आपने दो वेरिएबल लिए हैं, एक ए है, उसके बाद दूसरा बी वेरिएबल है। दिस इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। देन हमने कोई वैल्यू असाइन की है, सपोज 10 स्टोर किया ए में, उसके बाद बी में आपने स्टोर किया 4। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, दो वेरिएबल में असाइन की जा रही है वैल्यू। उसके बाद आपने यहाँ पे थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है एस के नाम से, और यहाँ पे एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हैं। इट मीन्स के जो ए और बी का जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा वो एस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, दैट इज़ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का जो मजमू है दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। दिस इज़ एक्सप्रेशन। इसको आप प्रिंट एफ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके बाद ये लिख लें प्रिंट एफ, और डबल कोट में इसका लेबल बना लें %d इंटीजर टाइप डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, और a प्लस बी आप यहाँ पे लिख लें। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। आप प्रिंट एफ के अंदर भी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ये एक्सप्रेशन है हमारा। उसके बाद अगर आप सिंबल यहाँ पे चेंज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का, तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जी एक्सप्रेशन क्या है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। यहाँ पे ए और बी ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है ऑपरेटर है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और स्टैटिक इसका होता है कीबोर्ड पे ए क्रॉस बी ओ पे रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। मतलब सम इज इक्वल टू 40 यहाँ पे प्रिंट होगा, परसेंट यहाँ से वैल्यू पिक करेगा। अब एक्सप्रेशन मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, लाइक अगर आपने लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन इफ़ आपने लगाई है, चैप्टर नंबर 11 की बात की जा रही है। उसके बाद आपने लिखा है मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। इसका मतलब क्या है कि अगर 40 ज़्यादा नंबर हैं तो ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। तो ये भी एक्सप्रेशन है। इसमें ये पहला ऑपरेंड है और ये दूसरा ऑपरेंड है, ठीक है। और ये सेंटर में जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर लगा हुआ, दैट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। जी अब ज़रा दोबारा आते हैं अपने एक्सप्रेशन की तरफ। एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, और ऑपरेंड में बी अ कांस्टेंट, ऑपरेंड में बी वेरिएबल, और ऑपरेंड में बी एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। सपोज कर लें आपने ये लिखा हुआ है ए प्लस बी ग्रेटर दैन सी प्लस डी। तो यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेटर है हमारा, यहाँ पे एक्सप्रेशन बना अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। दिस इज आल्सो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसका जो रिटर्न आएगा, जो जवाब आएगा, वो ग्रेटर देन कंपेयर किया जाएगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो बनेगा दैट विल बी रिलेशनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी स्टेटमेंट है जो रिटर्न अ वैल्यू, जो एक वैल्यू रिटर्न करेगी आफ्टर वैल्यूएशन। और अगर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है तो उसका एक नंबर रिटर्न होगा। अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन है तो उसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट अबाउट डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब डेटा टाइप से क्या मुराद है, अगर आपके ऑपरेंड सेम टाइप के हैं तो आंसर भी सेम ही आएगा। सपोज कर लें आपने लिखा 2+4, तो इट विल रिटर्न 6। मतलब दोनों इंटीजर थे, आंसर क्या बना, इंटीजर। एक इंटीजर है प्लस दूसरा भी इंटीजर है, तो उसका जो रिटर्न आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, वो भी इंटीजर ही आ रहा है। और अगर एक्सप्रेशन हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं, सपोज 13+1.2 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक इंटीजर है प्लस दूसरा क्या है, फ्लोट है। तो आंसर विल बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 14.2 फ्लोट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन का आंसर आया है दैट इज़ फ्लोट
जी, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है वो फ्लोट आ रही है, एक इंटीजर था एक फ्लोट था, इंटीजर का वजूद यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन, इसकी भी डेफिनेशन एक दफ़ा पेपर में आ चुकी हुई है कि अगर ऑपरेंड डिफरेंट टाइप के होंगे तो आंसर हमेशा बड़ी टाइप की तरफ जाएगा। बड़ी टाइप से क्या मुराद है? इंटीजर विल टेक 2 बाइट्स इन मेमोरी, फ्लोट विल टेक 4 बाइट्स इन मेमोरी। और जो बड़ी टाइप होगी, लाइक आप डबल यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग डबल यूज़ कर रहे हैं, जो बड़ी टाइप होगी वहाँ पे आंसर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, उस टाइप में चला जाएगा। तो अगर ऑपरेंड की टाइप डिफरेंट है तो आंसर आपका बड़ी टाइप में मूव करेगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेंड्स अगर हैं दैट इज़ कॉल्ड मिक्स टाइप एक्सप्रेशन। अब डेल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेंड्स। और अगर ऑपरेंड सेम टाइप के तो आंसर भी सेम आएगा, लेकिन अगर ऑपरेंड की टाइप डिफरेंट होगी तो आंसर विल बी मूव टू द लार्जर डेल टाइप। ये हो गया डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद एक चीज़ रह गई, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट विल यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और टाइप ऑफ ऑपरेटर ऑपरेंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट यूजेस द रिलेशन ऑपरेटर्स इज कॉल्ड रिलेशन एक्सप्रेशन। इसमें रिलेशन ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, उसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। उसके बाद फाइनल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारे पास सेकंड मॉड्यूल के अंदर है जी, एल वैल्यू और आर वैल्यू। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। x इज इक्वल टू 20 लिखा आपने। यहाँ पे देखें असाइनमेंट ऑपरेटर ये है, और इसके जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है दैट इज कॉल्ड एल वैल्यू, मतलब x यहाँ पे एल वैल्यू है, और 20 जो है वो यहाँ पे आर वैल्यू है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करके अलग लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जी, दैट इज एल वैल्यू, और दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, और 20 जो है वो आर वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखा जाएगा दैट विल बी आर वैल्यू। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम ये इस तरह लिख रहे हैं 10 इज इक्वल टू बी, दैट विल बी इनवैलिड इन सी लैंग्वेज, बिकॉज एल वैल्यू जो है वो हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं हो सकता, कोई एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। और अगर हमने ये लिखा है लेट्स से जी, यहाँ पे देखें ए प्लस बी हम ऐड कर रहे हैं और एस में स्टोर कर रहे हैं। मतलब इस साइड पे लेफ्ट साइड पे देखें तो कोई ना कोई वेरिएबल होगा, एस है यहाँ पे एस है, इधर एक्स है, उसके बाद यहाँ भी एक्स है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो ए है, यहाँ पे बी है। तो राइट साइड पे कीप इन माइंड के लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, और राइट साइड पे यहाँ पे देखिए 10 है दैट इज़ कांस्टेंट, 4 दैट इज़ कांस्टेंट, 20 यहाँ पे कांस्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे बी दैट इज़ अ वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी ये एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 2 प्लस एस, एस की जो वैल्यू से 2 ऐड करो और एक्स में स्टोर कर दो। और अगेन लास्ट एग्जांपल देख लें, यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि z इज़ इक्वल टू एक्स, जो x की वैल्यू है वो दोबारा z में स्टोर कर दो, तो हम कह सकते हैं कि राइट साइड पे जो है वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, उसमें एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट वेरिएबल भी हो सकता है, इट कैन बी अ कांस्टेंट ओनली। उसके बाद इस इट कैन बी अ वेरिएबल। राइट साइड पे कुछ भी आ सकता है, इट कैन बी अ फंक्शन, इवन के स्क्वायर रूट आपने निकाला है उसको रिटर्न करके वापस स्टोर कर दिया। अभी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, एस क्यू इज इक्वल टू एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, और ये 9 का स्क्वायर रूट निकालेगा, जो भी आंसर आएगा वो एस क्यू वेरिएबल में स्टोर कर देगा।
तो राइट साइड पे कोई भी चीज़ आ सकती है, फंक्शन भी हो सकता है, बिल्ट इन फंक्शन, उसके बाद कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है लाइक दिस वन, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड एल वैल्यू जो है वो हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। एमसीक्यूज पॉइंट इसमें कोई ना कोई बन सकता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड पे आएगा दैट इज कॉल्ड आर एल वैल्यू, और जो राइट साइड पे आएगा दैट इज कॉल्ड आर वैल्यू। उसके बाद है जी नंबर नेक्स्ट पे, इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं मॉड्यूल नंबर 3 के लिए। जी थर्ड मॉड्यूल में आपने ऑपरेटर का लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, जिसमें ऑपरेटर की डेफिनेशन है, उसके बाद ऑपरेटर की टाइप में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स तैयार करने हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर 5 हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस और रिमाइंडर ऑपरेटर। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की, दैट इज 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ऑपरेटर्स के बाद फिर यहाँ पे है जी यूनिटी और बाइनरी ऑपरेटर। यूनिटी ऐसा ऑपरेटर दैट विल वर्क्स ऑन वन ऑपरेंड ओनली। उसके बाद बाइनरी दैट वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। ए प्लस बी लिखा हुआ है तो प्लस जो है वो ए और बी के पे अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। उसके बाद यूनिटी जो है वो कौन सा है, नॉट है, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट यूनिटी ऑपरेटर है। ए प्लस प्लस लिखा हुआ है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर दैट इज यूनिटी ऑपरेटर। इवन माइनस ए लिखा हुआ है तो नेगेटिव साइन जो है वो यूनिटी ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल होगा। तमाम रिलेशन ऑपरेटर बाइनरी हैं। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर दो बाइनरी हैं, एंड और तीसरा नॉट जो है वो यूनिटी ऑपरेटर है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है इसको देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर जब आपस में कंबाइन होंगे, इकट्ठे होंगे, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। देखें एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 था, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे वेरिएबल सेम है दोनों साइड पे। इसको हम शॉर्टकटली ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑपरेटर उठा के यहाँ पे ले आए और इक्वल साइन के साथ अटैच कर दें। और अरिथमेटिक ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, मॉडुलस, रिमाइंडर ऑपरेटर है। ये दोनों जब कंबाइन होंगे दैट इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है जी। और ये एमसीक्यूज पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये आपको देगा ये वाला, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने इसको टिक करना होता है। उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे देखते हैं जी, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है। 4 कॉन्सेप्ट्स हैं पूरे मॉड्यूल के अंदर। ऑपरेटर का लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार कर लेना है, बाकी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इजीली आपको याद हो जाने हैं। जी नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ, स्टेटमेंट की तरफ। कंपाउंड स्टेटमेंट है क्या, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 21 सपोज। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हमेशा राइट टू लेफ्ट परफॉर्म करता है।
राइट साइड से वैल्यू उठाता है और लेफ्ट पे रख देता है। तो 21 पहले कहाँ पे स्टोर होगा, सी वेरिएबल में। उसके बाद फिर सी की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, वेरिएबल बी में। उसके बाद वेरिएबल बी की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, वेरिएबल ए में। तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है, सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर की जा रही है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, असाइनिंग अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स, एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में असाइन की जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। और इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार, पांच भी मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे कॉन्सेप्ट है हमारे पास ही, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। व्हाट अबाउट प्रेसिडेंस, उससे डिफरेंट लेवल के ऊपर ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं, उनको हल करने की जो तरतीब होगी, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई बाय टू सपोज। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर दो तरह के ऑपरेटर्स हैं, एक मल्टीप्लिकेशन है और नंबर नेक्स्ट पे, दिस इज मल्टीप्लिकेशन और दिस इज एडिशन। पहले ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। और मैथमेटिकल रूल के मुताबिक डिमास रूल अपने पढ़ा हुआ है, सी लैंग्वेज कहती है कि जो कंपाइलर जी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस से क्या मुराद है, इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अलग लेवल का ऑपरेटर है, प्लस अलग लेवल का। अगर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर आते हैं, ऑपरेटर्स को हल करने की जो तरतीब होगी, द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन इज एवेल्यूएटेड इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब देखें, पहले मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, जो कि आंसर 8 आया, उसका लेवल हाई था। उसका +3 किया तो इसका आंसर 11 फाइनली मिलेगा आपको। अगर हम करते प्लस, यहाँ पे 3 + 4 क्या होता, 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 14 आंसर आता है, जो कि इनवैलिड गलत था। इट मीन्स कि ऑपरेटर जिसका लेवल हाई होगा उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, जिसका लेवल कम होगा उसको बाद में सॉल्व किया जाएगा। आगे फिर आ जाता है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। ये भी हमने जो पढ़ा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उसके बाद ऑपरेटर ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या है, मिलते जुलते ऑपरेटर्स की बात की जा रही है। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी 3 + 2 - 1। अब प्लस और माइनस एक ही लेवल के ऑपरेटर्स हैं। और उसके बाद अभी हमने बात की ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इक्वल साइन भी एक ही लेवल का ऑपरेटर है, एक जैसे ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस साइड पे, तो ये हमें मिलेगा जी बेटा जी, ऑपरेटर अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर सेम लेवल के हैं, जिनका प्रेसिडेंस लेवल सेम है, तो उसको लेफ्ट टू राइट हल किया जाएगा या राइट टू लेफ्ट हल किया जाएगा। कीप इन माइंड, एमसीक्यूज पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर आता है तो उसको आपने राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। ये देखें, 21 पहले सी में जा रहा है, फिर सी से बी में आ रहा है, तो राइट टू लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड राइट टू लेफ्ट।
उसके बाद अगर अदर देन कोई भी ऑपरेटर है तो लेफ़्ट टू राइट पहले ये वाला अमल होगा। इसमें आंसर आएगा हमारे पास 5, माइनस होगा इसमें से 1, और फाइनली आंसर क्या बन जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम